एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों आज से स्टैंडर्ड 11th में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है आपका मतलब स्टैंडर्ड 11th में जो आपका 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें से हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो अगर देखा जाए तो जो हमारा 5th यूनिट है स्टैंडर्ड 11th का जो हमारा 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो बच्चों के एज यू नो दैट कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर नीट एग्जाम। अगर ओवरऑल देखा जाए तो देर आर 10 यूनिट्स। There are 5 units in standard 11th and 5 units in standard 12th. So out of these 10 units, human physiology is a very important unit for your NEET exam. अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पूछे जाते हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो देर आर अप्रोक्सीमेटली every year there are approximately 14 to 15 question are directly asked from this unit. So it is very important unit for your NEET exam. It is also very important for unit for your board exam. और जो आपकी पर्टिकुलर जो आपकी सेट की एग्जाम होती है उसके लिए भी ये यूनिट काफी मायने रखता है। तो आज से इस यूनिट में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो काफ़ी लंबा यूनिट है, इट इज़ टू लॉन्ग। तो काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर आपके बनेंगे, हर टॉपिक के भी आपके काफ़ी वीडियो लेक्चर बनेंगे। सो प्लीज़ आप सारे वीडियो लेक्चर को प्रिसाइसली देखिए बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा चैप्टर है, वो चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो बच्चों जैसे आप जानते हो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल आप देखते हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, वेदर इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो एवरी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम लाइफ प्रोसेसेस टू सर्वाइव होने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिखते हो कि विच आर द लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस में आप देखोगे तो न्यूट्रिशन हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, कोऑर्डिनेशन, कॉन्शियसनेस। सो द रिप्रोडक्शन आ गया, आपका रेस्पिरेशन आ गया, एक्सक्रिएशन आ गया। सो दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। सो हर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस करता है। और ये जो प्रोसेसेस होते हैं इसको करने के लिए ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, बराबर। सो नाउ ऑर्गेनिज्म टेक एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नाउ अब अगर आप देखते हो तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो आप देखोगे सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है आपका ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है आपका हीटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हीटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन? तो बच्चों हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते बिकॉज आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। मतलब एन ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओवन फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा जो अपना खाना खुद बना सकता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सो दे मेक देयर ओवन फूड्स, बराबर, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड सम बैक्टीरिया
कुछ बैक्टीरिया है वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सच काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है आपका हीटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। प्लांट के अलावा आप देखोगे तो सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे डू नॉट मेक देयर ओवन फूड बट दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बट वो खाने के लिए दे डिपेंड ऑन द प्लांट, वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं और दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। सो सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हीटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नाउ अब ये जो हीटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी आप देखते हो तो इसमें भी अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है। जैसे आप देखोगे तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डीके मटेरियल। देन होता है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखोगे तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या इनसाइड द बॉडी जाके अपना न्यूट्रिशन लेते। तो जो होस्ट होता है उनको मतलब कि होस्ट आर या इज नॉट बेनिफिटेड, उनको बेनिफिट नहीं होता है, उनको लॉस होता है। तो सच काइंड ऑफ हीटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि जैसे हमने देखा कि जो ह्यूमन होता है तो ह्यूमन में जो हीटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। जैसे अमीबा, तो अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट जो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फूड को रखने के लिए कोई जगह होती है। जैसे हमारा माउथ होता है, हम खाने को मुंह को ओपन करके रखते हैं, बराबर। नाउ फिर ये खाना हमारा स्टमक के अंदर जाता है एंड देन स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो विथ हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स सो फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है मतलब कि इट इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी। तो सच काइंड ऑफ हीटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कौन सा होगा? हीटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम यहां बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं क्योंकि पूरा यूनिटी आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है। नाउ अब आप देखो तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? हीटेरोट्रोपिक होता है। मीन्स के ह्यूमन जो होते हैं they cannot make their own food but they depends on plants or other animals। if मतलब अगर नॉन वेज है तो मतलब कि दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए। तो ह्यूमन के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हीटेरोट्रोपिक होता है। और हीटेरोट्रोपिक में भी आप देखोगे तो ह्यूमन में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होलोजोइक होगा, होलोजोइक। नाउ तो आज हम बात करेंगे कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है और एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा। सो इट इज अ वेरी लेंथी टॉपिक। सो शायद बहुत सारे वीडियो हो सकते हैं, इसके 10-12 वीडियो हो सकते हैं। तो my sincere request to you, please watch each and every video precisely because it will be definitely beneficial to your board exam, your particular set exam and your NEET exam. So my sincere request to you, so please watch today lecture till end because it is a base, आपको बेस मिलता है कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है। तो आप देखो तो हम अभी जो बात करते हैं वो है कि ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो एलिमेंट्री कैनल से बनी हुई होती है, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। नाउ अब आप देखो तो होता क्या है, तो
मतलब यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे ह्यूमन के बारे में। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनल बोलता हूँ तो मतलब वो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल की ही बात हम करते हैं। सो नाउ द एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग, बहुत लंबी होती है एलिमेंट्री कैनल। अब देखो ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म होती है। सो दिस इज माउथ। सो ये आप देखते हो तो इसको हम बोलते हैं माउथ। माउथ बराबर। सो एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे माउथ है, ओइसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम देखेंगे। सो मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं कि एलिमेंट्री ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग ट्यूब। ये लॉन्ग ट्यूब है। आप देखोगे तो ऊपर वाला जो ओपन पार्ट है उसको हम बोलते हैं माउथ, और लोअर जो ओपन पार्ट है उसको हम बोलते हैं एनस। मतलब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होती है माउथ से ये स्टार्ट होती है और एनस में ये कंप्लीट होती है। एनस में ये कंप्लीट होती है। तो अगर देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग ट्यूब विथ मस्क्यूलर वॉल। ये एक लंबी ट्यूब है। अब देखो एक लंबी ट्यूब है जिसके मतलब जिसमें मस्क्यूलर वॉल्स है। तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब विथ मस्क्यूलर वॉल एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल लाइनिंग। अब देखोगे तो इसके अंदर लाइनिंग होती है। कैसी लाइनिंग होती है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल लाइनिंग होती है एंड वेरिंग डायमीटर। इसका डायमीटर अलग अलग होता है। जैसे आप देखोगे तो ओइसोफेगस का डायमीटर अलग होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर अलग होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर अलग होगा। सो दिस इज एलिमेंट्री कैनल। So I again repeat, the human elementary canal is a long tube consists with a muscular wall and glandular epithelial lining. Glandular epithelial lining होती है। Now अगर हम ये जैसे मतलब एक पाइप है आपकी, एलिमेंट्री कैनल क्या है? एक आपकी पाइप है। तो इस पाइप को अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखा जाए, हिस्टोलॉजी मतलब ये पाइप है तो आप जैसे पाइप निकालते हो तो भाई ये ऊपर वाला लेयर हो गया, देन उस लेयर को निकालोगे तो दूसरा एक लेयर आता है, उसको निकालोगे तो तीसरा एक लेयर आता है, उसको निकालोगे तो अब चौथा एक लेयर आता है। तो आप देखोगे तो जो ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनल होती है बराबर, अगर इसकी हिस्टोलॉजी की बात की जाए तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल या तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ 4 कॉन्सेंट्रिक कोट होते हैं। 4 कॉन्सेंट्रिक कोट होते हैं। अगर हम एलिमेंट्री कैनल की वॉल की बात करें तो 4 कॉन्सेंट्रिक कैनल होती है, 4 कॉन्सेंट्रिक कोट होता है बराबर। हम बात करेंगे अभी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे, मतलब सबसे बाहर से हम अंदर की तरफ जाएंगे। सबसे बाहर, तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं वाइसिरल पेरिटोनियम। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनल की वॉल है। दिस इज द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल की वॉल है। तो ये सबसे बाहर वाली जो वॉल होती है, सबसे बाहर हम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। सो याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। विथ डायग्राम पूछा जाता है, विथ डायग्राम। तो इसमें 4 वॉल होती है, मतलब जो एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल होती है इसमें 4 कोट होते हैं, 4 कोट होते हैं। अगर लेयर देखा जाए तो एक निकाल, जैसे हम एक के ऊपर एक कपड़े पहनते हैं ना भाई, अंदर हम वेस्ट कोट पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, देन मतलब के सूट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, तो ऐसे हमारा कोट होता है बराबर है। एलिमेंट्री कैनल की जो वॉट होती है, जो कोट होती है, वॉल जो होती है उसमें 4 कोट होते हैं। तो नाउ सबसे बाहर वाला जो कोट होता है उसको हम बोलते हैं वाइसिरल पेरिटोनियम बराबर। सो दैट इज कॉल्ड वाइसिरल। तो ये सबसे जो बाहर वाला होगा इसको हम बोलेंगे वाइसिरल, वाइसिरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। नाउ तो अब आप देखोगे तो मतलब ये हमारी वाइसिरल पेरिटोनियम हो गई, वाइसिरल पेरिटोनियम। तो ये जो है आपकी ये वाइसिरल पेरिटोनियम है। नाउ ये जो वाइसिरल पेरिटोनियम होती है बराबर, फिर दूसरा जो आपका लेयर होगा वो लेयर होगा आपका मस्कुलर कोट।
तो वो जो लेयर होगा आपका, तो इसके अंदर वाला जो लेयर होगा तो इसको हम बोलेंगे मस्क्यूलर कोट। सो दिस इज मस्क्यूलर कोट, मस्क्यूलर कोट। देन इसके अंदर वाला जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे सब म्यूकोसा। अंदर वाला जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। एंड जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे म्यूकोसा। अंदर वाला जो लेयर होगा वो होगा आपका म्यूकोसा, म्यूकोसा। और ये आपकी विली होती है, और ये जो होगा ये लुमेन होगा, लुमेन, छेद, जैसे खाना निकलता है, जैसे खाना, मतलब अगर आप इसको पाइप समझते हो तो बीच में एक छेद है, वो छेद है आपका ये। तो आप देखोगे तो एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्सेंट्रिक कोट। ये 4 कॉन्सेंट्रिक कोट से बना हुआ होता है बच्चों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं वाइसिरल पेरिटोनियम। उसके अंदर वाइसिरल पेरिटोनियम के अंदर आप देखोगे तो दूसरा जो लेयर होगा अंदर की तरफ वो होगा मस्क्यूलर कोट। उसके अंदर की तरफ जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे म्यूकोसा। और यहां से आपका खाना जाता है। नाउ अब हम हर एक जो कोट है तो थोड़ा उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइसिरल पेरिटोनियम, आउटर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री जो वॉल है उसका जो आउटर कोट है उसकी हम बात करते हैं। तो वाइसिरल पेरिटोनियम, तो एक चीज याद रखना है कि वाइसिरल पेरिटोनियम, सो इट इज अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो ये जो वाइसिरल पेरिटोनियम होता है, इट इज अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एक सिंपल, इसके अंदर जो सेल होते हैं वो स्क्वेमस शेप के होते हैं। तो इट इज अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अंदर की तरफ आप देखोगे तो अंदर की तरफ ये जो देखोगे ना, तो वाइसिरल पेरिटोनियम बाहर से वो ऑर्गन के साथ अटैच होती है, और अंदर से आप देखोगे ना तो ये मस्कुलर कोट के साथ अटैच है बाय द थिन शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, थिन शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ अब ये जो मस्कुलर कोट होते हैं ना उसमें 2 लेयर होते हैं, बराबर। मस्कुलर कोट में आप देखोगे ना तो 2 लेयर होते हैं, बराबर। एक जो लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, मतलब आप देखोगे तो ये आपका मसल होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सेल होंगे ना ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल होंगे, और अंदर जो सेल होंगे वो सर्कुलर सेल होंगे। तो आप देखोगे तो मस्कुलर कोट वापस 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जो बाहर वाला लेयर होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, क्योंकि इसके मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, बराबर। और दूसरा होता है आपका सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल्स। तो मस्कुलर कोट में आप देखोगे 2 लेयर होते हैं, बराबर। एक जो बाहर वाला जो लेयर होता है, आउटर जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, और जो अंदर वाला जो लेयर होता है, बराबर, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। अब आप देखोगे तो ये जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स है और सर्कुलर मसल्स है, इसके बीच में स्पेस होती है, इसके बीच में स्पेस होती है, और ये स्पेस के अंदर नर्व सेल होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल होते हैं। तो ये जो लेयर, इनके बीच में जो स्पेस होती है वहां पे नर्व सेल होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ फिर आपका सब म्यूकोसा हो गया, एंड देन म्यूकोसा। आप देखोगे तो जो म्यूकोसा है सबसे अंदर वाला लेयर, एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल है, तो उसमें जो अलग अलग कोट होता है, तो इनर मोस्ट कोट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, तो वो होता है आपका म्यूकोसा। म्यूकोसा आप देखोगे तो इसमें भी आपके 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर, बराबर। म्यूकोसा, तो ये म्यूकोसा है तो उसके 3 लेयर होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसाई। तो म्यूकोसा के आप देखो जो लेयर देखोगे तो बाहर वाला जो होगा तो
मस्क्यूलारिस म्यूकोसाई, म्यूकोसाई, मस्क्यूलारिस म्यूकोसाई होता है। देन उसके अंदर वाला जो होता है वो होता है आपका लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया। सो लेमिना प्रोप्रिया, और जो अंदर वाला होता है उसको हम बोलते हैं इपिथेलियम, इपिथेलियम। सो ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये जो बार वाला जो लेयर है ना, इसको हम बोलेंगे मस्क्यूलारिस म्यूकोसाई। एंड देन यहाँ पे जो लेयर होता है, यहाँ पे जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। और जो सबसे अंदर वाला ये जो लेयर होता है, इसको विली, विली वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं इपिथेलियम। तो बच्चों ये भी आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। इवन बोर्ड में भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहां पे हमने देखा जो एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल है उसके बारे में हमने देखा कि भाई उसके अंदर 4 कोट होते हैं। याद रखना है, फ्रॉम आउटर टू इनसाइड, बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं। अगर अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा वो होगा म्यूकोसा। म्यूकोसा वापस 3 होंगे म्यूकोसा, बराबर। एक जो होगा आपका वो होगा मस्क्यूलारिस म्यूकोसाई, देन होगा आपका लेमिना प्रोप्रिया एंड इपिथेलियम। देन म्यूकोसा के बाद आता है आपका सब म्यूकोसा। फिर और बाहर जाते हैं हम तो आता है हमारा सब म्यूकोसा के बाद आता है मस्क्यूलर कोट। और सबसे बाहर जब हम निकल जाते हैं एलिमेंट्री कैनल के तो वो होता है हमारा वाइसिरल पेरिटोनियम। और अगर आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं, बाहर से अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे बाहर वाला लेयर होगा आपका वाइसिरल पेरिटोनियम। उसके अंदर वाला लेयर होगा वो होगा मस्क्यूलर कोट, जिसमें 2 लेयर होते हैं। एक होता है आपका मस्क्यूलारिस लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं। देन उसके अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला लेयर होगा वो होगा आपका म्यूकोसा। सो दैट इज अ म्यूकोसा। नाउ अब हम आगे चलते हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ आगे हम चलते हैं। एलिमेंट्री कैनल के बाद अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनल के बाद अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स कौन कौन से हैं? सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। और हर ये जो पार्ट्स है तो एक एक पार्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो नाउ एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स हम देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ, सबसे पहले हम देखते हैं माउथ। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट्स ऑफ माउथ। माउथ के बाद आता है हमारा वेस्टिब्यूल। माउथ के बाद आता है हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बाद आता है हमारा ओरल कैविटी या तो बुकल कैविटी। वेस्टिब्यूल के बाद आता है हमारा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जिसको हम बुकल कैविटी भी बोलते हैं, बुकल कैविटी भी हम उसको बोलते हैं। नाउ उसके बाद जो आपका रीजन आता है वो है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स, बराबर। फेरिंग्स के बाद जो आपका लेयर आता है, मतलब सॉरी जो पार्ट्स आता है वो होता है आपका ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद वाला जो आपका लेयर आता है वो है आपका स्टमक। स्टमक के बाद आप बोल सकते हो लीवर। सो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक के बाद आप बात करते हो लीवर की। लीवर देन होता है आपका गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर के बाद अगर आपकी बात आती है तो ये होता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं, डुडीनम, बराबर।
डुडीनम होता है। डुडीनम के बाद वाला जो हमारा पार्ट आता है वो है हमारा जेजुनम, जेजुनम। देन ये जो पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं इलियम, देन रेक्टम, रेक्टम के बाद आपको एनस तो दिया हुआ है। देन आप देखोगे तो ये है हमारा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स इसको हम बोलते हैं कीकम, और इसको हम बोलते हैं कोलोन। सो दिस इज कॉल्ड कोलोन। सो नाउ आपको याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। So human alimentary canal consists of mouth, then vestibule, then oral cavity which is also known as a buccal cavity, pharynx, oesophagus, stomach, gallbladder, liver, pancreas, duodenum, jejunum, ileum, rectum, anus, and then appendix, cecum and colon। कॉलोन में वापस आप देखोगे तो एसेंडिंग कॉलोन होती है, देन ट्रांसवर्स कॉलोन होती है, देन डिसेंडिंग कॉलोन होती है, डिसेंडिंग। सो ये जो हमने देखा ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स या तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स। सो इवन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जस्ट 1 मिनट। अब नाउ 1 बाय 1 हम हर पार्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, मतलब एक साथ नहीं करेंगे, मतलब 1 बाय 1 करेंगे। एक एक चैप्टर में हम एक एक वीडियो लेक्चर में हर एक पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मतलब माउथ के बारे में हम बात करेंगे, देन वेस्टिब्यूल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, टीथ के बारे में बात करेंगे, ओरल कैविटी क्या होती है, फेरिंग्स क्या होता है, ओइसोफेगस, स्टमक के बारे में बात करेंगे, बराबर। सो नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज माउथ। माउथ क्या होता है? सबसे जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जो हमारा मुंह होता है, तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है माउथ। तो एक्चुअली माउथ एक स्लीट है, बट कैसी स्लीट है? ट्रांसवर्स स्लीट। So mouth is a transverse slit। माउथ कैसा है? तो माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, बराबर। नाउ इट इज बाउंडेड बाय, अब देखोगे तो माउथ हमारा, ये जो माउथ है ना हमारा, ये एक ट्रांसवर्स स्लिट है, बराबर। एंड इट इज बाउंडेड बाय 2 सॉफ्ट लिप्स। ये जो माउथ है ना, तो इसमें 2 सॉफ्ट लिप होते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, और 2 चीक होते हैं, 2 चीक होते हैं, मतलब इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं माउथ। सो दिस इज कॉल्ड अ माउथ, सिंपल। माउथ में बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, माउथ में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्टिब्यूल की बात करते हैं। वेस्टिब्यूल एक्चुअली क्या होता है? तो वेस्टिब्यूल मतलब क्या होता है कि हमारे ये जो लिप्स है और ये जो चीक है, और अंदर से आप देखोगे तो टीथ, तो टीथ और चीक के बीच में जो गम वाला जो पार्ट होता है ना, गम वाला जो आपका पार्ट होता है, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। माउथ वाला नहीं, टंग वाला नहीं। आपकी जो टीथ है ना, समझो कि ये आपके टीथ है, ये हमारे समझो टीथ है, तो यहां पे हमारी टंग होगी, तो ये चीक है, तो ये जो पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। दैट इज कॉल्ड अ वेस्टिब्यूल। तो सिंपल अगर वेस्टिब्यूल की डेफिनेशन बोली जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेस्टिब्यूल इज अ नैरो स्पेस, एक छोटी सी स्पेस होती है विच इज एनक्लोज बाय लिप्स एंड चीक्स एक्सटर्नली। अब देखोगे तो ये जो लिप्स है और ये जो चीक है वो, एंड इंटरनली अगर आप देखा जाए तो जो टीथ और गम उसके बीच में जो जगह है, तो उस जगह को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। दैट इज कॉल्ड अ वेस्टिब्यूल। जब आप लिप्स को ओपन करते हो ना, तो जो आपका टीथ दिखता है, तो वो जो गम वाला पार्ट है और लिप्स के उसके बीच में जो पार्ट है जहां पे हम मतलब जब ब्रश करते हैं बाहर की तरफ, तो दैट इज अ वेस्टिब्यूल, उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। नाउ ये एक नैरो स्पेस होती है।
अब वेस्टिब्यूल के बाद इसमें भी ज्यादा कोई आपको क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। उसके बाद हम बात करते हैं ओरल केविटी या तो बुकल केविटी के बारे में बात करते हैं। ओरल केविटी या तो बुकल केविटी के बारे में बात करते हैं। नाउ ओरल केविटी क्या होती है? तो इट इज अ लार्ज स्पेस बाउंडेड बाय, ये एक बहुत बड़ी जगह है। इट इज अ लार्ज, जब हम मुंह खोलते हैं ना, जब डॉक्टर हमको बोलते हैं कि ओपन योर माउथ, या तो जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जब हम मुंह खोलते हैं, या तो जहां पे हम खाना रखते हैं टंग, तो उसको एक्चुअली हम बोलते हैं बुकल केविटी। तो इट इज अ लार्ज स्पेस बाउंडेड बाय एबो, ऊपर से आप देखोगे ना, ऊपर, तो ऊपर से आप देखोगे तो पेलेट होता है, ऊपर से आप देखोगे तो पेलेट, इट इज बाउंडेड बाय इट इज बाउंडेड एबो बाय द पेलेट एंड नेरो, मतलब कि लोअर बाय द थ्रोट, नीचे से थ्रोट जिसके ऊपर टंग होती है हमारी, एंड आजू बाजू से अगर आप देखोगे, साइड से आप देखोगे तो टीथ होता है, टीथ से, बराबर। सो टीथ होता है, सो मतलब कि जो, सो दैट लार्ज स्पेस बाउंडेड बाय द एबो बाय पेलेट, लोअर बाय थ्रोट एंड, अगर साइड में से अगर हम बात करें तो जो, जिसके अंदर जो, बराबर, जिसके अंदर टीथ होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, बराबर। नाउ अब एक जो क्वेश्चन है वेस्टिब्यूल, अगर हम जैसे मुंह खोलते हैं, अगर हम हमारा मुंह खोलते हैं, तो मुंह हमारा जब खोलते हैं ना, तो आपका मुंह ऐसे होता है, तो 1 मिनट, तो जैसे कि समझो ये हमने मुंह ओपन किया, ये हमारे लिप्स से, ये नीचे वाले लिप्स से, ये आपके टीथ है, K9, 2 K9 है, सॉरी इंसीजर, एक आपका K9, 2 प्रीमोलर से एंड 3 मोलर से, और ये जो आप देखोगे तो ये हमारी टंग है, दिस इज द टंग, जहां पे मतलब, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो अंदर से आप देखोगे तो ऐसा आपको दिखेगा, इसको हम बोलते हैं उल्वा, बराबर। नाउ तो पेलेट मतलब क्या होता है? जब हम मुंह खोलते हैं तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो हम मुंह खोलते हैं तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेलेट। ये जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड अ पेलेट, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेलेट, सो दैट इज कॉल्ड पेलेट। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एंटीरियर जो पेलेट जो होते हैं ना, एंटीरियर जो पेलेट होते हैं, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज जॉइंट विद द बोन, ये बोन के साथ जॉइंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ड पेलेट, जिसको हम बोलते हैं हार्ड पेलेट। तो ये हार्ड है, हार्ड पेलेट, एंड दूसरी होती है आपकी सॉफ्ट पेलेट। तो जो एंटीरियर पेलेट होती है, तो पीछे वाली जो पेलेट है, पीछे वाली, बराबर, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पेलेट। नाउ यहां से एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पेलेटाइन रुगाई, बराबर, पेलेटाइन रुगी। सो पेलेटाइन रुगी, व्हाट इज पेलेटाइन रुगी? सो नाउ जो हमारी हार्ड पेलेट है, हार्ड पेलेट सबसे जो आगे, ये जो पेलेट होती है ना, हार्ड पेलेट, तो ये जो पेलेट है हमारे टीथ के ऊपर वाली जो टीथ है, उसमें से पीछे वाला जो हिस्सा है ना, उसको हम बोलते हैं हार्ड पेलेट। ये हार्ड पेलेट में आप देखोगे ना, तो रुगी होती है, रुगी मतलब कुछ ऐसे ट्रांसवर्स लगाए होते हैं, ऐसे ट्रांसवर्स कुछ होते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम मेस्टिकेशन करते हैं मतलब खाने को जब हम चबाते हैं ना, तो ये खाना अपनी प्रॉपर जगह पे रहता है। तो वो ये जो ट्रांसवर्स जो प्रोजेक्शन होते हैं ना, जो ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन होते हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन होते हैं कहाँ पे होते हैं? हार्ड पेलेट में होते हैं, विच इज कॉल्ड अ पेलेटाइन रुगी। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम, नीट 2018 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है।
ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। सो व्हाट इज पेलेटाइन रूगी? पेलेटाइन रूगी क्या होती है? सो देयर इज अ ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द अपर प्रेजेंट इन द हार्ड पेलेट में होता है विच हेल्प्स टू कीप द फूड ड्यूरिंग द मेस्टिकेशन। जब मेस्टिकेशन होता है तब ये खाने को अपनी प्रॉपर जगह पे रखता है। ये क्वेश्चन आपको नीट 2018 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ इसके बाद हम बात करते हैं टंग की, जो सीधा मतलब टीथ की हम बाद में बात करेंगे। टंग की बात करते हैं। नाउ टंग मतलब हमारी क्या होती है? तो टंग देखा जाए तो इट इज अ लार्ज मस्कुलर ऑर्गन। ये बहुत बड़ा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और मोबाइल ऑर्गन होता है। मोबाइल मतलब हम टंग को हिला सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टंग होती है, तो टंग का जो मिडल का लोअर पार्ट होता है इट इज अटैच। मिडल of the under surface of the tongue, middle of the under surface of the tongue is attached to the जो ओरल केविटी के जो फ्लोर होता है, मतलब नीचे ये जो फ्लोर होता है, तो हमारी जो टंग होती है उसका जो मिडल पार्ट होता है, तो ओरल केविटी के जो लोअर केविटी होती है, लोअर ओरल केविटी के बीच में टंग एक मसल्स के साथ अटैच होता है। बराबर किससे अटैच होता है? तो वो अटैचमेंट होता है फ्रेन्यूलम ऑफ टंग, उसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट में पूछा गया। तो फ्रेन्यूलम ऑफ टंग, फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, तो ये जो हमारी जीभ होती है, तो इसका जो मिडल पार्ट होता है वो हमारी जो ओरल केविटी का जो लोअर पार्ट होता है उसके साथ एक मसल से अटैच होता है, एक मसल से अटैच होता है। उस मसल्स को हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम ऑफ टंग, फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अ नीट एग्जाम, प्लीज राइट डाउन इट, please write down it, even you can take a screenshot। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं टीथ की, जिसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए। बहुत इजी है, ज्यादा मतलब इट इज नॉट टफ, इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सो नाउ टीथ की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं? तो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं दे आर थिकोडोंट। याद रखो, ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं, थिकोडोंट। ये एक याद रखना आपको, ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं? थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? तो हमारे जो टीथ होते हैं, तो समझो कि ये हमारा एक सॉकेट है और ये हमारा टीथ है। तो ये जो टीथ होता है ना, ये सॉकेट के अंदर इम्बेडेड होता है, जॉइंट नहीं है। डेंटिस्ट होता है ना, तो डेंटिस्ट टीथ को निकाल जाए, अब पेन को जॉइंट नहीं है। ये जो पार्ट आप देखोगे ना, ये सॉरी बराबर, तो जस्ट 1 मिनट। तो अब देखोगे, तो आप देखोगे ना, जब डॉक्टर डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं ना, तो डेंटिस्ट क्या करता है? हमारा टीथ निकाल देता है ना। तो वो इसके लिए निकालता है कि हमारे जो टीथ होते हैं ना वो सॉकेट के अंदर होते हैं, सॉकेट के अंदर। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ह्यूमन टीथ के अंदर, इट इज कॉल्ड अ थिकोडोंट। इसको हम बोलते हैं थिकोडोंट। ये आप देखो ना, ये इसको अटैच किया हुआ, ये निकल नहीं सकता है, बट ये निकल सकता है आपका, बराबर। सो नाउ सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ थिकोडोंट। तो ह्यूमन के टीथ कैसे होंगे? थिकोडोंट होंगे। थिकोडोंट मतलब ह्यूमन टीथ आर इम्बेडेड इन द सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में ये इम्बेडेड होते हैं, बराबर। जबकि आप फ्रॉग में देखोगे ना, तो फ्रॉग के जो टीथ होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, फ्रॉग के जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट होते हैं। फ्रॉग के जो टीथ होंगे वो एक्रोडोंट होंगे, एक्रोडोंट। याद रखना है, हमारे टीथ थिकोडोंट होते हैं, मतलब कि सॉकेट के अंदर रखे हुए। ये देखो आप, सॉकेट के अंदर है, बराबर। नाउ फ्रॉग के जो टीथ होते हैं दे आर एक्रोडोंट, मतलब कि दे आर नॉट इम्बेडेड इन द सॉकेट,
बट दे आर जॉइंट विद द बॉन के साथ जॉइंट होते हैं, निकलेंगे नहीं, डेंटिस्ट के पास जाके निकाल नहीं सकते, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोडोन। तो हमारे टीथ कैसे होंगे? थिकोडोंट होंगे। दूसरा कि ह्यूमन अपनी लाइफ में देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमन के लाइफ में 2 बार टीथ आते, 2 बार दांत आते। एक जब हम छोटे होते हैं ना, दूध के दांत, जिसको हम बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ। और फिर ये टेम्पररी टीथ टूट जाते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना, एक दांत मतलब एक पंच मारूंगा ना तो तेरे 32 ही निकाल देंगे, या तो अभी दूध के दांत फूटे नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना। सुनाओ, तो अब देखोगे तो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं ना, सो देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन अपनी लाइफ में उसको 2 बार टीथ आते हैं। जो अभी में हमारे पास जो टीथ होंगे वो परमानेंट है, ये अगर टूट गए ना तो अब दूसरे टीथ नहीं आएंगे। और इससे पहले मिल्क टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ। तो इस तरह का जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट। तो ह्यूमन के टीथ कैसे होंगे? डाइफियोडोंट होंगे, डाइफियोडोंट। दूसरा आप देखोगे तो दूसरा होता है हमारे जो टीथ होते हैं, मतलब हमारे टीथ सेम नहीं होते, अलग अलग है। अब देखो, केनाइन है, सॉरी इंसीजर है, केनाइन है, देन प्री मोलर्स है और मोलर्स है। मतलब कि हमारे सारे टीथ सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, मतलब अवर टीथ आर नॉट सिमिलर। तो जिसको हम बोलते हैं हिटेरोडोंट, हिटेरोडोंट, हिटेरोडोंट। तो ये जो 3 पॉइंट है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं? थिकोडोंट होते हैं, मतलब कि दे आर इम्बेडेड इनटू कैविटी सॉकेट। डाइफियोडोंट, देर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन लाइफ। एंड हिटेरोडोंट मतलब कि ऑल टीथ आर नॉट सिमिलर, सारे टीथ आपके सिमिलर नहीं होते, हिटेरोडोंट। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ आगे हम चलते हैं, तो डेंटल फॉर्मूला के बारे में हम बात करते हैं, जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल फॉर्मूला। तो व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला? आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेंटल फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो हमारा जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इट इज अ डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला मतलब 2 1 2 3। इंसीजर, ये इंसीजर है, देन केनाइन, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये जो हमारे आगे वाले ये जो टीथ है, ये 2 टीथ है ना, तो इसको हम बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर मतलब 2 हमारे जो आगे वाले टीथ है उसको हम बोलते हैं इंसीजर। देन होता है हमारा ये 2 टीथ जो है ना, तो इनको हम बोलेंगे इंसीजर, इंसीजर्स, इंसीजर्स। नाउ मतलब ये 2, सॉरी ये 2 हमारे इंसीजर है। नाउ दिस इज केनाइन, एक केनाइन होता है, केनाइन मतलब एक केनाइन यहां पे होगा, एक केनाइन यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, मतलब 4 केनाइन हो जाएंगे आपके, बराबर। आपके इंसीजर कितने होंगे? 2 यहां पे, 2 यहां पे, मतलब ऊपर 4 नीचे 4, मतलब 8 इंसीजर होंगे आपके, 8 इंसीजर प्लस 1 केनाइन। तो एक केनाइन यहां पे होगा, एक केनाइन यहां पे, इसके लिए 1 है, मतलब ये जो है ना 1, ऐसे 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो 1 होता है। तो 1 2 3 4, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, मतलब कि 4। फिर 2 हमारे प्रीमोलर्स होते हैं, 2 हमारे प्रीमोलर्स होते हैं। तो ये जो आप देखोगे ना, ये जो 2 है ना, इनको हम बोलेंगे प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स। तो 2 प्रीमोलर्स हमारे यहां पे होंगे, 2 प्रीमोलर्स यहां पे होंगे, 2 प्रीमोलर्स यहां पे होंगे, 2 प्रीमोलर्स यहां पे होंगे, मतलब टोटल 8 हमारे प्रीमोलर्स होंगे। देन अब देखोगे तो 3 हमारे मोलर्स होंगे, मतलब ये जो है ना, ये 3 हमारे मोलर्स हैं, मोलर्स। तो 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, मतलब यहां पे 3 होंगे, यहां पे 3 होंगे, यहां पे 3 होंगे, यहां पे 3 होंगे। तो कितने हो गए? 12। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 12 32। सो हो गए 32। सो
डेंटल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। अब डेंटल फॉर्मूला आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका परमानेंट डेंटल फॉर्मूला और टेम्पररी डेंटल फॉर्मूला। क्योंकि हमारे मिल्क टीथ होते हैं ना, उसका डेंटल फॉर्मूला हमारा अलग है, वो है आपका 2103 अपॉन 2103 या तो और 213 अपॉन 213। मतलब आप देखोगे तो दो केनाइन तो होंगे, जिनके दूध के दांत होते हैं ना छोटे बच्चों में, उनमें दो केनाइन सॉरी दो इंसीजर होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बराबर। एक उनके केनाइन होंगे यहाँ पे, बराबर, बट उनमें प्रीमोलर्स नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि जो मिल्क टीथ होते हैं, तो दिस इज डेंटल फॉर्मूला फॉर टेम्पररी टीथ या तो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये दोनों आपको याद रखना है तो ह्यूमन का, बट टेम्पररी डेंटल फॉर्मूला मतलब कि डेंटल फॉर्मूला फॉर टेम्पररी टीथ एंड डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ, सो दैट इज 2123। ये क्वेश्चन आपको नीट में काफी बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा जाता है, बराबर। सो नाउ ये जो हमने देखा, ये हमने टीथ के बारे में देखा। अब हम आगे पढ़ते हैं, स्टमक के बारे में बात करते हैं। सो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमने अब तक क्या पढ़ा, तो जैसे हमने देखा कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आर कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, वेस्टिब्यूल, बुकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉलर इंटेस्टाइन, कीकम, अपेंडिक्स, एनस, रेक्टम, बराबर। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनल है। नाउ अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में, बराबर। नाउ अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं स्टमक के बारे में, तो स्टमक कैसा होता है, तो स्टमक इज अ वाइड, बहुत बड़ा पार्ट होता है स्टमक, इट इज अ वाइड, जे शेप होता है। आप देखो जे जैसा शेप होता है, इट इज वाइड जे शेप, डिस्टेंसिबल, डिस्टेंसिबल मतलब ये फैल सकता है। हम अगर ज्यादा खाना खाते हैं ना, पेट भर के खाना खाते हैं, तबियत से खाना खाते हैं ना, तो हमारा स्टमक फूल जाता है, हमारा पेट फूल जाता है। उसका रीजन ये होता है कि हमारा जो स्टमक होता है वो डिस्टेंसिबल होता है, मतलब कि फैल सकता है, डिस्टेंसिबल होता है। और ये एक मस्कुलर सैक है, मतलब कि एक थैली है, मस्कुलर थैली है। सो दिस इज स्टमक। नाउ स्टमक के चार रीजन होते हैं, देर आर 4 डिफरेंट रीजन, बराबर। सो देर आर 4 डिफरेंट रीजन, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन स्टमक हैज 4 रीजन, इसके 4 रीजन होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टमक है, इसको अगर हम बड़ा करके यहाँ पे देखते हैं, अगर ये स्टमक को थोड़ा वाइड करके हम देखते हैं, तो जो ह्यूमन स्टमक होता है वो ऐसे होता है। ये आपका ओइसोफेगस है, देन ये हमारा स्टमक हो जाएगा इस तरह से। सो दिस इज स्टमक। नाउ अब ये जो स्टमक होते हैं ना, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपका। सो स्टमक हैज 4 रीजन। तो ये जो रीजन होता है, ये जो ऊपर वाला रीजन होता है जहां पे एक्चुअली एयर भरी हुई होती है, एयर, तो इस रीजन को हम बोलते हैं फंडस। सो दिस रीजन इज कॉल्ड अ फंडस, बराबर। नाउ ये जो रीजन होता है आपको, इस रीजन को हम बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक। एंड देन दिस रीजन इज कॉल्ड अ बॉडी, बॉडी। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड अ पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन। सो नाउ यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन स्टमक हैज 4 डिफरेंट रीजन, इसके 4 अलग अलग रीजन है। जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन है, जहां पे एक्चुअली गैस भरी हुई होती है, गैस, जब हम खाना दबा के खाते हैं ना, किसी के घर में कहीं पे फ्री मिल रहा है और हम खा रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं, तो जब हम दबा के खाते हैं ना, तो आप देखो खाना भर जाता है ना, तो यहां तक भी भर जाता है। तो ये जो गैस होती है ना, फिर बाहर आ जाती है। जब खाना यहाँ पे भी भर जाता है ना, तो ये गैस बाहर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओडकार, ऐसे करते हैं ना, तो दैट इज
फंडस, दिस इज कॉल्ड फंडस। फिर ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक, दिस इज कॉल्ड कार्डियक। देन ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी। एंड ये जो एंड वाला जो पार्ट होता है, एंड वाला मतलब लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरिक, लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरिक। नाउ अब पाइलोरिक आप देखोगे ना तो इसके दो पार्ट है, एक ये जो पाइलोरिक पार्ट, अगर इसको थोड़ा हम देखते हैं ना तो ऐसे होता है, मैंने थोड़ा फिगर वो की है, तो आप देखो तो ये पाइलोरिक है। तो ये जो पाइलोरिक पार्ट है ना ये थोड़ा ब्रॉड होता है और ये पाइलोरिक पार्ट थोड़ा नेरो होता है, ये थोड़ा ब्रॉड होता है। तो जो ब्रॉड पाइलोरिक पार्ट है ना उसको हम बोलते हैं एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम। सो दिस इज पाइलोरिक एंट्रम। और ये जो पार्ट होता है जो नेरो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक केनल। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। सो ये जो ब्रॉड पार्ट होता है, सो दैट इज, ये जो ब्रॉड पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे पाइलोरिक एंट्रम, और ये जो शॉर्ट पार्ट है उसको हम बोलेंगे पाइलोरिक केनल, पाइलोरिक केनल। नाउ अब मतलब कि जो हम बात करते हैं कार्डियक पार्ट, बराबर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक पार्ट की, क्योंकि आपका जो स्टमक है जो फंडस है उसके बारे में ज्यादा नहीं देखते। तो कार्डियक पार्ट मतलब क्या होता है कि इट इज द लेफ्ट ब्रॉडर अपर पार्ट, जो स्टमक का जो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जो बड़ा पार्ट होता है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जो बड़ा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट, बराबर, कार्डियक पार्ट। नाउ अब आप देखो तो ये स्टमक है आपका और ये ओइसोफेगस है, ये स्टमक है और ये ओइसोफेगस है। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर होता है, एक वाल होता है, वहां पे एक स्पिंक्टर होता है, एक वाल होता है, उसको हम बोलते हैं लोअर ओइसोफेजियल स्पिंक्टर। सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है जो खाने को मतलब कितना खाना ओइसोफेगस में से स्टमक में जाएगा वो ये डिसाइड करता है। तो इसको हम बोलते हैं लोअर, लोअर ओइसोफेजियल, लोअर ओइसोफेजियल स्पिंक्टर, स्पिंक्टर, लोअर ओइसोफेजियल स्पिंक्टर, स्पिंक्टर नहीं स्पिंक्टर, बराबर। नाउ और यहां पे एक दूसरा स्पिंक्टर होता है, मतलब कि जो स्टमक में जो खाना होता है ना वो पार्सली डाइजेस्टेड खाना होता है जिसको हम बोलते हैं काइम, पार्सली डाइजेस्टेड जो खाना होता है जिसको हम बोलते हैं काइम, CHYME, काइम। सो नाउ ये जो काइम होता है मतलब पार्सली डाइजेस्टेड फूड, ये स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डुडिनम पार्ट है वहां पे जाएगा, बट कितना जाएगा रेगुलेट किया जाता है, मतलब कि देयर इज अ वॉल, देयर इज अ वॉल बिटवीन स्टमक एंड डुडिनम, बराबर, विच गार्डेड, जो मतलब गार्ड करता है। तो इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक, पाइलोरिक स्पिंक्टर, स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर, बराबर, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंक्टर, अंडरस्टूड। नाउ सो अब आप देखो तो पाइलोरिक स्पिंक्टर का काम क्या होता है, तो इट इज अ वाल, बराबर, विच रेगुलेट द पैसेज ऑफ द फूड इनटू द डुडिनम फ्रॉम स्टमक, बराबर, स्टमक में से कितना खाना इंटेस्टाइन में जाएगा उसको रेगुलेट करता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। एंड जो लोअर ओइसोफेजियल स्पिंक्टर होता है इट रेगुलेट द पासेज ऑफ द फूड फ्रॉम ओइसोफेगस टू स्टमक, स्टमक में से सॉरी ओइसोफेगस में से जो खाना स्टमक के अंदर जा रहा है उसको कौन रेगुलेट करता है, लोअर ओइसोफेजियल स्पिंक्टर उसको रेगुलेट करता है। तो ये जो हमने देखा ये मतलब हमने स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट हमने पार्ट देखे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक चीज याद रखना है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक का एक्चुअली काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक। तो अब देखोगे ना तो स्टमक के चार मेन फंक्शन होते हैं, चार काम करता है। एक फर्स्ट कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको ये स्टोर करता है, मीन्स के फर्स्ट उसका जो काम होता है वो है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, जो हमने खाना खाया है उसको ये स्टोर करता है।
सेकेंड फंक्शन इसका क्या होता है, तो सेकेंड फंक्शन होता है इसका मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, मतलब जो हमने खाना खाया है उसको एकदम लिक्विड जैसा करना है। जैसे कि जो हम मिक्सचर के अंदर जो ग्राइंडिंग करते हैं, वैसे ही हमने जो खाना खाया है उसका पूरा ग्राइंडिंग कर देता है, स्टमक एकदम लिक्विड जैसा बना जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। ये भी स्टमक करता है, जो उसका फंक्शन है आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टमक। तो फर्स्ट आप लिख सकते हो स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड आप लिख सकते हो मैकेनिकल चर्निंग ऑफ द फूड, थर्ड आप लिख सकते हो पार्शियल डाइजेशन, कुछ डाइजेस्ट करता है, जैसे प्रोटीन को एक्चुअली स्टमक डाइजेस्ट करता है, तो पार्शियल डाइजेशन। और दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ द फूड, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ द फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक, मतलब स्टमक में से जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसका जो फ्लो है उसको भी स्टमक ही रेगुलेट करता है। तो ये 4 फंक्शन है स्टमक के, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। एक, स्टोरेज ऑफ द फूड, सेकेंड मैकेनिकल चर्निंग ऑफ द फूड, थर्ड पार्शियल डाइजेशन, फोर्थ रेगुलेट द फ्लो ऑफ फूड इनटू इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, ये होता है। दूसरा आप देखोगे तो स्टमक सीक्रेट एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन, तो स्टमक ऑल्सो सीक्रेट गैस्ट्रिन, एन एंजाइम दैट इज अ गैस्ट्रिन। तो स्टमक सीक्रेट एन एंजाइम विच इज कॉल्ड अ गैस्ट्रिन। दूसरा, उसके बाद जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट काफी बार नीट में ये क्वेश्चन काफी बार आप अगर लाइक जैसे दो साल के पेपर आप देखते हो तो वापस एक बार ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो है आपका केस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर्स। तो अब देखो, तो स्टमक जो है ना, स्टमक एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू प्लीज राइट डाउन इट इन योर सेपरेट बुक और यू कैन राइट इट इन योर एनसीईआरटी बुक्स, बराबर। सो नाउ स्टमक ऑल्सो सीक्रेट, एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, स्टमक एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, उस प्रोटीन का नाम है केस्टल इंट्रिंसिक केस्ट्रल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर। तो आप देखोगे ना, तो जो स्टमक है ना, तो स्टमक सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड केस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर्स। So this protein, kestal intrinsic gastric factor, is required for the absorption of vitamin B12. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी सिंसियर, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, बराबर, प्लीज राइट डाउन इट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो केस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो हम विटामिन B12 लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं केस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर्स, इट इज सीक्रेटेड बाय द स्टमक, ये स्टमक सीक्रेट करता है। सो दिस इज सीक्रेटेड बाय द स्टमक, अंडरस्टूड। नाउ अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाते हैं, बट आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो प्लीज। ओके, सो नाउ आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो आगे हम चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। सो बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने क्या पढ़ा अब तक, कि हमने एलिमेंट्री कैनल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग पार्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने माउथ के बारे में पढ़ा, वेस्टिब्यूल के बारे में हमने पढ़ा, ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा, देन स्टमक के बारे में हमने पढ़ा, स्टमक के अलग अलग पार्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। एनएस तक हम जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे एक एक करके दूसरे पार्ट हम अलग वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नेरो ट्यूब, एक छोटी सी नेरो ट्यूब होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखो तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज्यादा है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ छोटी है। नहीं, एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ में बड़ा होता है, उसका डायमीटर छोटा होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जबकि उसका डायमीटर बड़ा है। समझो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना डायमीटर तो इतना होगा, इतना लुमेन है आपका, और लार्ज इंटेस्टाइन का इतना, उसके लिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नेरो ट्यूब, एक छोटी सी पतली सी ट्यूब है। इट इज अ नेरो ट्यूब। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की अगर हम बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग। यस, सो नाउ यू गेट सरप्राइज ना कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर लॉन्ग। बराबर, आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर लॉन्ग, 6 से 7 मीटर लॉन्ग होता है। बराबर, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनल। नाउ इट कंप्राइजेस ऑफ, आप देखोगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्राइजेस ऑफ, ये जो पार्ट है शुरुआत वाला जो पार्ट है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डुडीनम, देन होता है आपका जेजुनम, एंड देन जो लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है, मतलब कि जो शुरुआत वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डुडीनम, जो मिडल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जेजुनम, एंड जो लोअर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियम। नाउ तो याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्राइजेस ऑफ डुडीनम, देन जेजुनम एंड देन इलियम। ये 3 पार्ट से आपका बना हुआ है। नाउ डुडीनम की अगर हम बात करें तो स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है तो स्टमक के बाद सीधा डुडीनम आता है, मतलब ये आपका स्टमक है, देन आपका आएगा ड्यूडीनम। जो भी मतलब पेनक्रियास का जो भी सिक्रेशन होता है, लीवर का जो भी सिक्रेशन होता है, इट इज पोर इनटू द ड्यूडीनम में आता है। पेनक्रियाटिक जूस, बाइल, वो सारा ड्यूडीनम के अंदर आता है। बराबर, पोर इनटू ड्यूडीनम। ये कैसा होता है आपका, ये सी शेप होता है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आपका करीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड देन इट रिसीव द हेपेटिक एम्प्यूला ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो, ये आप देखोगे ना तो ये पेनक्रियाज है, समझो कि मैं यहां पे बनाता हूं तो ये हमारा डुडीनम है, सो दिस इज ड्यूडीनम, और ये हमारा स्टमक वाला पार्ट हो जाता है। देन ये हमारा पेनक्रियाज है, दिस इज द पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो भी सिक्रेशन करेगा ना वो इस डक्ट से ड्यूडीनम के अंदर जाएगा, इस डक्ट से ड्यूडीनम के अंदर जाएगा। पेनक्रियाज जो भी सिक्रेशन करेगा, पेनक्रियाटिक जूस, तो इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट। नाउ यहां पे हमारा लीवर होता है, बराबर, एंड गॉल ब्लेडर होता है। अब आप देखो लीवर गॉल ब्लेडर में से जो सिक्रेशन आता है तो ये जो डक्ट होती है इस डक्ट को हम बोलते हैं बाइल डक्ट, दिस इज कॉल्ड अ बाइल डक्ट। ये आपकी बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट। नाउ ये बाइल डक्ट आप देखोगे ना तो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइंट हो जाती है, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइंट हो जाती है बाइल डक्ट। अब देखो यहां पे ज्वाइंट हो गए, तो यहां पे आप देखोगे ना तो पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, तो इस डक्ट को हम बोलेंगे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट,
पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। बराबर, हेपेटो का मतलब होता है लीवर, पेनक्रियाटिक का मतलब होता है पेनक्रियास, तो ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आप देखोगे ना तो डुोडेनम के अंदर ओपन होता है, तो यहां पे एक आपका स्पिंक्टर होता है, बराबर, एम्प्यूला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। सो दिस इज हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डुodenum रिसीव हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की जो हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला होता है वो डुodenum के अंदर ओपन होता है, वो डुodenum के अंदर ओपन होता है। नाउ फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट जिसको हम बोलते हैं जेजुनम, that is called a jejunum. So jejunum means what? The jejunum means it is the middle part of the small intestine. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट है, इट इज अ मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब के डुodenum के बाद जो आएगा ना वो आपका आएगा जेजुनम, जेजुनम के बाद जो आएगा ना वो इलियम आएगा, इलियम के बाद जो आपका पार्ट आएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन का आएगा कीकम। बराबर, सो नाउ दिस इज, मतलब आप देखते हो तो ये हो जाता है आपका जेजुनम। नाउ इसके बाद आता है इलियम। इलियम मतलब क्या होता है? द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बराबर, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एकदम एंड वाला पार्ट होता है या तो लोअर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलियम। सो बच्चों याद रखना है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होता है आपका डुodenum, बराबर, स्टमक के बाद जो आता है वो डुodenum होता है। देन मिडल पार्ट जो होता है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम बोलते हैं जेजुनम। एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम, दैट इज कॉल्ड इलियम। नाउ एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पेयर्स पेचिस, बराबर, पेयर्स पेचिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेयर्स पेचिस, बराबर। सो नाउ PAYER पेयर्स पेचिस, ये क्या होता है? बराबर, पेयर पेचिस। सो नाउ जो हमारी इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, याद रखना है इंटेस्टाइन की जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, बराबर, मीन्स के स्मॉल व्हाइट कलर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसमें छोटे छोटे स्मॉल व्हाइट पेचिस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू के छोटे छोटे व्हाइट पेचिस होते हैं, बराबर, जिसको हम बोलते हैं पेयर्स पेचिस। सो आपको ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगर देखा जाए तो जैसे 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पेयर्स पेचिस कहां पे होते हैं? तो पेयर्स पेचिस आर प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें होती है। ये होती क्या है? तो छोटे छोटे व्हाइट कलर के पेचिस होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू के छोटे छोटे व्हाइट कलर के पेचिस होते हैं। दे फाइट अगेन इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के सामने लड़ते हैं, ये इन्फेक्शन के सामने लड़ते हैं। तो ये जो हमने देखा, ये हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं तो अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन अब देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 फंक्शन है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 फंक्शन है, एक कंप्लीट डाइजेशन, मींस के कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
जो भी हमने खाना खाया है उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। दूसरा फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब दो फंक्शन है कि डाइजेशन ऑफ द फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। हमारा जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ओके, सो नाउ इसके बाद हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। नाउ वी टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होता है। तो लार्ज एक्चुअली क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द शॉर्टन देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि भाई लार्ज, नाम लार्ज है बट है छोटा, नाम बड़े और दर्शन खोटे, बराबर वैसा हो जाता है। सो नाउ लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, बट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्दो इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्दो इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट्स डायमीटर इज higher than that of the small intestine, so therefore it is called a large intestine. Okay, now अब हम देखते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में विली नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, जिससे ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो जाए, जिसको हम बोलते हैं विली। तो विली क्या होता है? इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज एब्सेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में विली नहीं होती है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं, बराबर। एक मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम रीजन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन तो इसके 3 रीजन होते हैं आपके। एक होता है आपका कीकम, दूसरा होता है आपका कोलोन और तीसरा होता है आपका रेक्टम। तीसरा होता है हमारा रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन कंप्राइजेज ऑफ 3 रीजन। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 रीजन। ये आप देखोगे तो कीकम है, देन यहां से यहां तक आप जाते हो, इसको हम बोलते हैं कोलोन, यहां तक, बराबर। यहां से यहां तक जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलोन। देन ये है आपका रेक्टम, ये आपका रेक्टम। एनस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, प्लीज रिमेंबर, एनस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इवन अपेंडिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, प्लीज, बराबर। नाउ अब देखोगे ना तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू कीकम। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कीकम रीजन होता है वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आपका ओपन होता है, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आपका ओपन होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कीकम की। तो कीकम क्या होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, बराबर, स्मॉल ब्लाइंड पार्ट होता है, बराबर, जो कोलोन के लोअर में होता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली कीकम, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड अ कीकम। अब ये कीकम के अंदर आप देखोगे ना तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि द कीकम बियर्स स्लेंडर वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन। अब देखोगे ना तो ये कीकम के अंदर छोटे छोटे कीड़े जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब कि स्मॉल स्लेंडर वॉर्म लाइक कीड़े नहीं होते, वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन, बराबर, वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो व्हाट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कीकम क्या है? तो कीकम लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है, बराबर। तो कीकम बियर्स स्मॉल छोटे स्लेंडर वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्चुअली हमारा वेस्टिब्यूल
ऑर्गन है, वेस्टिब्यूल ऑर्गन है, मतलब इसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, वेस्टिब्यूल ऑर्गन। तो आपको एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नीट में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज अ वेस्टिजियल पार्ट प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, वेस्टिजियल, बराबर। तो वेस्टिजियल, वेस्टिजियल मतलब देर इज नो यूज ऑफ दिस ऑर्गन इन अवर बॉडी, हमारे ऑर्गन में इसका कोई काम नहीं है। जिस ऑर्गन का हम मतलब सॉरी हमारे बॉडी में जिस ऑर्गन का कोई काम नहीं है, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं एंड कोई भी बॉडी पे हमारी कोई भी इफेक्ट नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो एक्चुअली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के बॉडी में ये एक्चुअली वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। नाउ तो अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है इसके अंदर इंफेक्शन लग जाता है, बराबर। तो उससे क्या हो जाता है कि यहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अपेंडिक्साइटिस, अपेंडिक्साइटिस, बराबर। सो दैट कंडीशन इज नोन एज अ एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस। सो ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा गया है, बराबर। तो मतलब कि व्हाट इज एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस मतलब इंफेक्शन इन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन, इट इज वेरी पेनफुल कंडीशन। सो दिस कंडीशन इज नोन एज अपेंडिक्साइटिस। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल पार्ट इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, बराबर। यू कैन रिमूव इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बराबर। तो जब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इंफेक्शन हो जाता है तो इसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, मतलब ऑपरेशन करके इसको हम काट देते हैं। तो वो जो ऑपरेशन करके सर्जिकल प्रोसेस है, जब इसको हम रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपेंडिक्टोमी। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एपेंडिक्टोमी, एपेंडिक्टोमी। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाएगा। What is appendectomy? Appendectomy means surgical removal of the appendix. Surgical removal of the appendix is called appendectomy. Appendectomy. Now आगे हम बात करते हैं कोलोन की, बराबर। तो कोलोन को अब देखोगे तो ये जो ऊपर की तरफ जाते हैं इसको हम बोलेंगे ascending colon. So this is ascending colon. क्योंकि आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहां पे आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ यू जाएगा, बराबर। तो ये कोलोन है, यहां से मैंने बताया ना कि यहां से लेके यहां तक कोलोन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे एसेंडिंग कोलोन। मतलब आपका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। देन फिर ये कोलोन आप देखोगे ना यहां से मुड़ जा रही है, मुड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन। ये आपकी ट्रांसवर्स कोलोन है। एंड देन फिर आप देखोगे ना जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड जो फूड है ना वो नीचे की तरफ जाएगा, कोलोन मतलब नीचे की तरफ जाए, यू गई एसेंडिंग कोलोन, देन यू मुड़ी ट्रांसवर्स कोलोन, देन नीचे की तरफ जा रही है डिसेंडिंग कोलोन। तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग। स्पेलिंग देख लेना बच्चों आप लोग, माई इंग्लिश इज नॉट गुड। डिसेंडिंग कोलोन, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन, बराबर, डिसेंडिंग कोलोन। सॉरी, डिसेंडिंग कोलोन, बराबर, डिसेंडिंग कोलोन। सो नाउ इसको हम बोलते हैं कोलोन। तो ये कोलोन के पार्ट है, एसेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, बराबर। नाउ एक दूसरा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट 1 मिनट। तो आपका एक दूसरा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आप देखो तो ये आपकी एसेंडिंग कोलोन है और ये हमारी ट्रांसवर्स कोलोन है। सो नाउ अब एसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के बीच में एक बेंड है, मुड़ा हुआ पार्ट है, एक मुड़ा हुआ पार्ट है, बेंड है, बराबर। तो उस बेंड को हम बोलते हैं राइट कॉलिक
फ्लेक्सर, राइट कॉलिक फ्लेक्सर। सो राइट कॉलिक फ्लेक्सर, अब जैसे देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि ये समझो हमारा कोलोन है, और ये हमारे, अब आप देखो ये एसेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, इसके बीच में ये बेंड है, ये बेंड है। तो बेंड प्रेजेंट बिटवीन एसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के बीच में जो बेंड होता है ना, जो बेंड होता है उसको हम बोलते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर। सो दिस इज कॉल्ड राइट कॉलिक फ्लेक्सर। या तो दूसरा अगर इसको हम बोलेंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर, क्योंकि ये लीवर की तरफ है ना, लीवर को हम हेपेटिक बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर डज हेपेटिक फ्लेक्सर या तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर्स प्रेजेंट। तो हेपेटिक फ्लेक्सर्स या तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर्स प्रेजेंट बिटवीन एसेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन। एसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के बीच में जो बेंड होता है, मुड़ा हुआ जो कोलोन है, उस पार्ट को हम बोलते हैं हेपेटिक कोलोन या तो राइट कॉलिक, सॉरी हेपेटिक कोलोन नहीं, हेपेटिक फ्लेक्सर बोलेंगे, फ्लेक्सर्स या तो राइट कॉलिक फ्लेक्सर्स। एंड अब देखो ये आपकी ट्रांसवर्स कोलोन है और ये डिसेंडिंग कोलोन है, इसके बीच में ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, बेंड पार्ट है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर बोलेंगे, या तो इसको हम स्प्लेनिक फ्लेक्सर्स भी बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्प्लेनिक फ्लेक्सर। बराबर, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच फ्लेक्सर्स इज कॉल्ड स्प्लेनिक फ्लेक्सर्स। किसको हम स्प्लेनिक फ्लेक्सर्स बोलते हैं, या तो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर्स बोलते हैं, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर्स बोलते हैं। नाउ तो ये जो हम, और फिर होता है आपका जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। एंड देन रेक्टम इज ओपन इनटू द एनस, रेक्टम इज ओपन इनटू द एनस। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको आपके इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। बराबर, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11 सेम चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम बात करेंगे सेलिवरी ग्लैंड के बारे में, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम, फॉर योर रिलेटिव सेट एग्जाम एंड आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।